सिंघानिया के बंगले के बाहर मैं पकौड़े बेचता था। एक दिन उसकी पत्नी मुझसे पकौड़े खरीदने आई और मेरे पास अपना एक बैग रखवा कर बोली, यह मेरी अमानत है, जल्द ही आकर मैं आपसे यह ले लूंगी। फिर कई साल गुजर गए मगर वो अपनी अमानत मुझसे वापस लेने नहीं आई। मैं रेहड़ी से बड़े बड़े होटल का मालिक बन गया। एक दिन अचानक मेरी नज़र सिंघानिया साहब की पत्नी पर पड़ी, जो फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर बैठी थी। मैं भागता हुआ उनकी अमानत लौटाने गया तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा पड़ी और बोली, इसे एक बार खोल कर तो देखो। मैंने कांपते हाथों से जैसे ही उसे खोला तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैं एक मामूली सा पकौड़े बेचने वाला था। सिंघानिया के बंगले के करीब एक छोटी सी रेहड़ी लगाता था। सुबह से शाम तक मेरा यही कारोबार था और बस एक यही मेरी जिंदगी काटने का जरिया था। चाहे बारिश हो या तेज धूप हो, मैं रोज अपना ठेला वहीं पर लगाता था। सड़क पर चलते लोग, ऑफिस से आते जाते कर्मचारी, बच्चे और सभी लोग मेरे ग्राहक थे। लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। मैंने जिस दिन से अपने होश संभाले थे, तंगहाली और गरीबी को ही अपनी किस्मत बनते पाया था। मेरी माँ बीमार रहती थी। उनकी दवा के लिए अक्सर ही मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैं हर दिन यही कोशिश करता रहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा पकौड़े बेचूं, ताकि घर के खर्चों को उठाने के साथ साथ माँ के इलाज के लिए भी दवा खरीद सकूं। मेरी माँ एक बहुत ही नरम दिल और हर वक्त मेरे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करने वाली औरत थी। वो हमेशा कहती कि बेटा, देखना एक दिन भगवान तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर देगा, बस तुम ईमानदारी से जियो और कभी किसी का हक मत मारना। दिन भर की मेहनत के बाद जब मैं शाम को कुछ कमाई लेकर घर लौटता तो सबसे पहले अपनी माँ के लिए दवा खरीदता था। अगर कभी कुछ पैसे बच जाते तो रास्ते में से किसी रेहड़ी से एक आध सेब या फिर केले खरीद कर घर ले आता था। जब भी मैं अपनी माँ के लिए कुछ लेकर जाता तो वो मुस्कुरा कर मेरे सर पर हाथ रखती और मुझे दुआएं देती, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, भगवान तुम्हारी किस्मत में सारी खुशियाँ लिख दे, तुम्हें इज्जत दे। मेरी माँ की ये दुआएं मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई थी। मुझे याद है वो दिन, जो कि हर रोज के आम दिनों की जैसा ही था, जैसे कि बाकी के दिन हुआ करते थे। मैं ताज़ा पकौड़े तल रहा था। गर्मा गर्म पकौड़ा की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। कुछ लोग आकर खरीद रहे थे तो कुछ लोग आगे निकल रहे थे, मगर मेरा ध्यान ज्यादातर अपने तेल में उबलते हुए पकौड़े पर ही था कि अचानक से एक बहुत ही आलीशान महंगी गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। मैंने चौंक कर देखा, यह वही गाड़ी थी जो अक्सर सिंघानिया साहब के घर के बाहर खड़ी नजर आती थी। उसका दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली। उस औरत ने अपने चेहरे को एक शॉल से ढका हुआ था, बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। वो आंखें ऐसी थी जैसे कि उनके अंदर बहुत बड़ा तूफान छुपा हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई। मैंने फौरन से अपने दोनों हाथों को झाड़कर साफ किया और उनकी तरफ आगे बढ़कर कहा, मैडम, कुछ पकौड़े दो। मैंने जल्दी से अखबार में कुछ पकौड़े लपेट दिए और उनके हाथ में दे दिए। वो खामोशी से खड़ी रही, जैसे कि कुछ कहना चाहती हो मगर कह नहीं पा रही हो। फिर अचानक से उन्होंने एक छोटा सा काला चमड़े का बैग मेरे ठेले के ऊपर रखा और बहुत ही धीरे से बोली, यह मेरे लिए बहुत ही कीमती है, अपनी अमानत के तौर पर अपने पास रख लो, मैं बहुत जल्द ही इसे आकर ले लूंगी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मेम साहब, यह तो लेकिन आपका सामान है, ये मेरे पास कैसे? उन्होंने तुरंत ही अपना हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। बस रख लो, मैं वापस आऊंगी बहुत जल्द। मैंने उनके लहजे में एक अजीब सी बेबसी देखी थी, जैसे कि कोई मजबूर इंसान आखिरी सहारे की तलाश में हो। मैंने फिर कुछ नहीं कहा, बैग उठाया और अपनी रेहड़ी के कोने में रख दिया। वो जल्द से पलक झपकते ही अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई और चली गई। फिर वो दिन गुजर गया, फिर एक और दिन गुजर गया और फिर एक हफ्ता और फिर महीने, लेकिन वो वापस नहीं आई। शुरुआत में तो हर रोज उस बैग को मैं देखता रहता था और सोचता था कि शायद वो इसे भूल गई है या फिर बहुत ज्यादा बिजी हो गई है। वक्त गुजरता गया और उस बैग की मालकिन वापस नहीं आई। फिर मेरी माँ ने एक दिन मुझसे उस बैग के बारे में पूछा, बेटा, यह बैग कैसा है? मैंने माँ को सारी बात बताई तो वह सुनकर खामोश हो गई। फिर बोली, बेटा, यह तो किसी की धरोहर है और किसी की धरोहर को कभी भी गलत नजर से नहीं देखना। जो भी हो, पर तुम इसे मत खोलना। मैंने माँ की इस बात पर सर हिलाया। जी माँ, इसे मैं कभी नहीं खोलूंगा। लेकिन मेरे दिल में कई तरह के सवाल उठते रहते थे। अगर यह बैग इतना कीमती था तो वो इसे वापस लेने क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें ढेर सारी दौलत भरी हो या फिर इसमें कोई राज छुपा हो? लेकिन मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया था और कभी भी बैग को खोलने की हिम्मत नहीं की थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती जा रही थी। मैं रोजाना पकौड़े बेचता, जो भी कमाई होती उसमें से अपनी माँ की दवा खरीदता और उनके लिए कुछ फल लाता
और जो बचता वो घर गृहस्थी को चलाने में लगा देता। कई बार ऐसा होता था कि माँ के दवा के पैसे भी मेरे पास नहीं होते थे, तो मैं खुद भूखा रहकर उनके लिए दवा ले आता था। माँ मेरे सर पर हाथ रखती और कहती, बेटा देखना तुम्हारी किस्मत में खुशियाँ जरूर आएंगी, बस धैर्य रखो। और मैं धैर्य रखता चला गया, नहीं जानता था कि यह बैग एक दिन मेरी तकदीर बदल देगा। वक्त गुजरता गया और मेरी मेहनत रंग ले आई और मेरे पकौड़े हर तरफ मशहूर होने लगे। लोग मेरी ईमानदारी की कस्में खाने लगे और मैं रेडी से एक छोटे से होटल का मालिक बन गया। मैंने एक छोटा सा होटल खोल लिया। मैं दिन रात मेहनत करता और मेरी माँ की दुआएं मेरी कामयाबी की सीढ़ियाँ बनती गईं। लेकिन वो बैग अभी भी मेरे पास था। हर रात जब मैं अपने होटल के कोने में उस बैग को देखता तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती। यह बैग अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, मगर मैं यह नहीं जानता था कि यह बैग तो मेरा नसीब लिखने वाला है। वो दिन गुजर गया, फिर एक और दिन और फिर एक हफ्ता और फिर महीने, लेकिन अभी भी वापस नहीं आई वो औरत। शुरुआत में तो हर रोज उस बैग को मैं देखता था और सोचता था कि कहीं यह कोई पैसों का भरा हुआ बैग तो नहीं है, मगर मेरे दिल में एक डर सा बैठ जाता था। यह तो किसी की अमानत है, मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ? और ऐसा कीमती बैग तो अमीर लोग ही रखते हैं, कहीं इसमें हीरे जवाहरात तो नहीं है या फिर किसी की ब्लैक मनी? मन में आता कि एक बार तो खोल कर देख लो, मगर फिर मैं हमेशा अपना सर झुका देता। कभी हिम्मत नहीं हुई इसे खोलने की। साल गुजरते गए, मैंने अपने काम में बहुत मेहनत की। छोटे से ठेले से एक छोटा सा होटल खोल लिया और फिर वही होटल बड़ा होता गया। फिर मेरा होटल पूरे शहर में मशहूर हो गया। मेरी किस्मत बदल गई, लेकिन वह बैग अभी भी मेरे पास था, बिल्कुल वैसे का वैसा। बहुत बार सोचा कि शायद वो मेम साहब मर गई होगी या फिर कहीं चली गई होगी, मगर मैंने कभी उस बैग को खोलने की हिम्मत नहीं की या फिर किसी को देने की भी हिम्मत नहीं हुई, यह सोचकर कि यह तो किसी की अमानत है। अब वो अमानत का बोझ मेरी आत्मा पर था। मुझे नहीं मालूम था कि बरसों के बाद एक दिन जब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होगी तो फिर एक दिन मैं उन्हीं आंखों का सामना करूंगा, लेकिन इस बार वो आंखें एक भिखारी की होंगी। वक्त भी बहुत अजीब है, कभी किसी के लिए बहुत तेज दौड़ता है तो कभी किसी के लिए बिल्कुल ठहर सा जाता है, और मेरे लिए भी वो कुछ देर के लिए ठहरा था और फिर धीरे धीरे चलने लगा। वो मेम साहब जिन्होंने वो काला चमड़े का बैग मेरे ठेले पर रखवाया था, एक दिन भी लौट कर नहीं आई। पहले दिन मैंने सोचा कि शायद वो व्यस्त हो गई, दूसरे दिन सोचा कि शायद कोई मजबूरी आ गई हो, तीसरे दिन दिल ने कहा कि बैग छोड़कर वो तो भूल गई होगी। लेकिन फिर अपने इस सवाल पर मुझे झिझक महसूस हुई। भला कौन भूल सकता है ऐसी चीज को जिसे वो अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता है? लेकिन अब मैं बहुत ही अजीब कसमकस में था। वो बैग मेरे ठेले के नीचे रखा हुआ था और रोज मैं जब अपनी रेडी लगाता तो एक लम्हे के लिए मेरी नजर उस पर जरूर जाती। मन में बहुत ख्याल भी आते और कुछ डर भी। कई लोगों ने मुझे राय दी, हर कोई अपने तजुर्बे और अपनी नीयत के हिसाब से राय देता था। भाई ये तो तुम्हारी किस्मत है कि किसी अमीर औरत का यह खजाना है, खोलो और देखो, शायद जिंदगी बदल जाए तुम्हारी। कुछ लोगों ने तो हंसी में कहा, यार तुम तो बस पकौड़े ही बेचने वाले हो, किस्मत ने तुम्हें एक मौका दिया है, इसे बेकार मत करो। मगर मैं हर बार सर झुका देता, मैं इस अमानत को हाथ नहीं लगा सकता। मगर क्या वाकई दिल में वाकई सुकून में था? दिन तो व्यस्तता में गुजर जाता था, मगर जब रात आई सब लोग थक कर सो जाते, होटल की रोशनी जब चारों तरफ जगमगा रही होती, तो कभी मेरे दिल में मेरे ख्वाब उठने लगते कि कहीं ऐसा न हो कि अगर मैंने इसे खोला तो कोई मुसीबत मेरे गले आ पड़े। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात घूमते, मगर एक आवाज़ हर बार मुझे रोक देती कि यह किसी की अमानत है। मगर तुमने इसे खोला तो बहुत गलत होगा। यह मेरे ज़मीर की आवाज़ थी, जो सबसे बड़ी आवाज़ होती है, और मैं हमेशा से ज़मीर की मानता था। वक्त आगे बढ़ता रहा, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते गए। रेडी से होटल, फिर एक होटल से दूसरा, और यह मैंने अपनी मेहनत से अपना मकाम बना लिया था। लेकिन वो बैग अभी भी मेरी अलमारी के अंदर किसी खजाने की तरह पड़ा था, लेकिन वो एक ऐसा खजाना था जिसे मैं खोल नहीं सकता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे ईमान को झकझोर कर रख दिया था। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं होटल के हिसाब किताब को निपटाकर घर लौट रहा था। मेरी जेब में उस वक्त कुछ रकम थी, जो दिन भर की कमाई थी। दिल में सुकून था कि अब माँ के लिए दवा और कुछ फल खरीद लूंगा। उस वक्त गलियां बहुत सुनसान थी, एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमाती थी। मैं धीरे धीरे अपने मोहल्ले की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक 3 आदमी मेरी तरफ बढ़े और उन्होंने कहा, ए जरा रुको। मैं ठिठक गया। तीनों के हाथ में चमकते हुए चाकू थे, उनके चेहरे आधे ढके हुए थे। वो बोले, जो कुछ भी हो जेब में है निकाल दो।
ایک نے بہت ہی غصے بھرے لہجے میں کہا تو میں گھبرا گیا، مگر میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی۔ بھائی صاحب، میرے پاس بس تھوڑے سے ہی پیسے ہیں اور زیادہ کچھ نہیں ہے، میں نے دبی ہوئی آواز میں کہا، مگر انہوں نے مجھے دبوچ لیا۔ ایک نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ساری رقم نکال لی۔ یہ کیا ہے، صرف بس اتنا سا؟ وہ غصے میں چلایا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ تو اچھا خاصا کماتا ہوگا، ہمیں بیوقوف مت بنا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرا لہجہ اس وقت سخت تھا تو اس چور نے مجھے دھکا دیا اور میں زمین پر گر پڑا۔ میرے ہاتھ چھل گئے تھے، کپڑوں پر مٹی لگ گئی تھی۔ تبھی اچانک سے مجھے وہ بیگ یاد آیا۔ اگر آج میں وہ بیگ اپنے ساتھ لا رہا ہوتا تو آج یہ لوگ نہ جانے کیا کر ڈالتے، شاید مجھے جان سے بھی مار دیتے۔ یہ سوچ کر میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر ساتھ میں یہ یقین بھی پکا ہو گیا کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اب اس بیگ کو کھولنے کی یا کسی اور کو دینا میرے لیے کسی بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس دوران ایک طرف سے پولیس کی گاڑی کا سائرن بجا۔ وہ چور گھبرا گئے اور جلدی سے اندھیری گلی میں بھاگ گئے۔ میں زمین پر پڑا ہانف رہا تھا۔ میری سانسیں بہت تیز تھیں اور دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیرے دھیرے اٹھا۔ پولیس کی گاڑی آگے بڑھ کر رک گئی۔ اس میں سے کانسٹیبل اترا اور میری طرف آیا۔ کیا ہوا بھائی صاحب، ٹھیک تو ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک تو ہوں، مگر چور پیسے لے گئے۔ وہ بولا، یہ علاقہ رات میں بہت خطرناک ہو جاتا ہے، سترک رہا کریے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر جیسے تیسے گھر پہنچا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ تیزی سے میرے پاس آئیں۔ بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے مسکرا کر انہیں تسلی دی۔ ہاں ماں، سب ٹھیک ہے، مگر کچھ لوگ راستے میں مل گئے تھے، مگر کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ ماں نے میرے چہرے کو دھیان سے دیکھا، پھر میرے زخمی ہاتھوں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، بھگوان تمہیں سلامت رکھے، تم ہمیشہ صحیح راستے پر چلو اور کبھی کسی کا لے کر برا نہ سوچو۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ ماں کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس وقت میں کس کشمکش سے گزر رہا ہوں، مگر وہ ہمیشہ میرے لیے یہی دعا کرتی تھی۔ میں خود سے پھر ایک وعدہ کیا، یہ بیگ نہ کبھی کھولوں گا، نہ پھر میں کبھی اور کسی کو دوں گا، جب تک اس کا اصلی مالک واپس نہ آئے۔ وہ رات میری زندگی کا ایک سبق بن گئی تھی۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر اچانک سے کوئی اوقات سے باہر چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اصل میں وہ ہماری نیت کا امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بیگ شاید میری تقدیر کو بدل سکتا تھا، لیکن اگر میں اسے غلط طریقے سے کھولتا تو شاید میری بربادی کا کارن بھی بن سکتا تھا۔ میں پھر اس بیگ کو اپنی الماری میں کافی اندر گہرائی میں رکھ دیا، جہاں کسی کی بھی نظر نہ پڑے۔ وقت گزرتا گیا، میں دن رات محنت کرتا رہا، ہوٹل ترقی کرتا گیا، زندگی میں خوشحالی آئی، مگر وہ بیگ ابھی بھی میرے پاس تھا، جس میں وقت کی دھول چڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ بالکل سرکشت تھا۔ میرے کرمچاری، میرے قریبی دوست سب حیران ہوتے، یار اتنے سال ہو گئے، اب تو میم صاحب کبھی نہیں آئیں گی، چھوڑ دو اس بات کا خیال۔ لیکن میں نہیں مانتا تھا۔ میں نے اس بیگ کو اپنے کمرے میں ایک چھوٹی سی الماری میں سرکشا سے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک خاموش راز بن چکا تھا جسے صرف میں جانتا تھا۔ کئی بار دل میں سوال اٹھتا، کیا وہ عورت زندہ بھی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہو؟ کہیں ان پر کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ میں کئی بار سنگھانیہ کے گھر کے سامنے سے بھی گزرا، لیکن وہ جگہ بھی اب بدل چکی تھی۔ مجھے وہاں پر نئے لوگ نظر آتے تھے۔ کبھی سوچتا تھا کہ جا کر پوچھوں، لیکن پھر رکا رہا، یہ میرا حق نہیں تھا۔ ایک دن جب میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا تو دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں اپنی الماری سے وہ بیگ نکالا اور اسے غور سے دیکھا۔ اس کا چمڑا کچھ پھٹ چکا تھا، وقت کی ماں نے اسے بہت پرانا سا کر دیا تھا، لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں کی اسے کھولنے کی۔ یہ راز میرا نہیں تھا، میں اس پر کوئی ادھیکار نہیں رکھتا تھا۔ میں نے خود سے کہا، میں اپنی آخری سانس تک اس بیگ کو نہیں کھولوں گا جب تک اس کی اصلی مالکن خود واپس نہیں آئے گی۔ لیکن کیا وہ مالکن کبھی واپس آئے گی؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہر روز گھومتا رہتا تھا اور پھر میں اسے جھٹک دیتا تھا۔ میرے پاس اب پیسہ تھا، عزت تھی، شہر میں میرا نام تھا۔ لوگ اب مجھے پکوڑے والا نہیں بلکہ کامیاب ہوٹل چین کا مالک کہتے تھے۔ لیکن میں بھول ہی نہیں پایا کہ ہر کامیابی کے ساتھ ساتھ وہ بیگ بھی میری زندگی کا سب سے قیمتی راز تھا۔ پھر ایک دن سالوں بعد اچانک میری نظر اس عورت پر پڑی۔ زندگی کے بھی عجیب رنگ ہوتے ہیں، کئی بار وہ ہمیں ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں ہم اچانک ہی سالوں پہلے کھوئے ہوئے لوگوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سالوں بعد ایک دن جب میں اپنے ہوٹل کا چکر لگانے کے بعد شہر کے سب سے بڑے بازار سے گزر رہا ہوں گا تو میری نظر اچانک کسی ایسے چہرے پر پڑے گی جسے میں شاید کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔
यह हर रोज के जैसा आम दिन था, मगर मेरी किस्मत ने इसे बहुत ही खास बना दिया था। मैं शहर के बीचों बीच अपनी गाड़ी में बैठा था और सिग्नल पर रुका हुआ था। सड़क पर गाड़ियों का शोर, दुकानदारों की आवाजें और फेरी वालों के पुकारने की आवाज हमेशा की तरह गूंज रही थी। मैं आज खुश था। जिंदगी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया था। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से इज्जत को पाया था और अपनी गरीबी को हरा दिया था, और आज शहर के बड़े होटलों में मेरी गिनती होने लगी थी। मगर मुझे क्या मालूम था कि यदि मेरे अंदर के सुकून को हमेशा के लिए यह दिन तबाह कर देगा। मैं अभी आराम से बैठा गाड़ी में आसपास के नज़ारों का जायजा ले रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे पर बैठी एक औरत के चेहरे पर पड़ी। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर तभी शक से जम गया। उसके पुराने कपड़े मिट्टी से अटे पड़े थे, बाल और झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, वही आंखें जिन्हें मैं बरसों पहले अपनी रेहड़ी के पास खड़े देखा था। सिंघानिया की पत्नी थी। यह तो मैं जैसे सांस लेना ही भूल गया। यह वही औरत है जो कभी महंगे कपड़े, कीमती गहनों और तरह तरह की खुशबुओं से लिपटी रहती थी, जिसके माथे पर कभी भी परेशानी की एक लकीर भी नहीं आती थी। आज वही औरत बिना चप्पल के मैली शॉल ओढ़कर, उसका चेहरा धूल से ढका हुआ सड़क पर बैठी थी। उसकी नजरें बेमकसद सी कहीं खोई हुई थी, जैसे कि वो खुद को पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं तो शॉक्ड रह गया था, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई भयानक सपना चल रहा हो। यह कैसे मुमकिन था? ये इस हालत में यहाँ पर क्यों बैठी थी? सिंघानिया ने उनके साथ क्या किया? क्या वो वाकई जिंदा थी? उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ सांस लेने वाली लाश हो। मेरी आंखों के सामने वो पल घूम गए जब सालों पहले उन्होंने वो काले चमड़े का बैग मेरे हवाले किया था और कहा था कि यह बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। मगर फिर वो कभी वापस न आई, और आज जब वो वापस मुझे मिली तो ऐसी हालत में कि मुझे फिर एक चीख सुनाई दी जो मेरे कानों में गूंजने लगी थी। यह आसपास के लोगों की बातें नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर ही कहीं कुछ सच चीख रहा था। क्या तुमने सही किया? सालों तक तुम इस बैग की रखवाली करते रहे, मगर उस औरत की हिफाजत न कर सके जिस चीज को तुम संभाल रहे थे, जिसकी वो मालकिन थी। क्या तुमने उसकी चीज को ढूंढने की कोशिश की? क्या तुमने उसे ढूंढा? बस तुम उसका इंतजार ही करते रहे कि वो एक दिन खुद आकर कहेगी कि बेटा मेरी अमानत दे दो। मेरे अंदर अब एक तूफान उठ रहा था। मेरा अपना ही जमीर मुझे चीख चीख कर झंझोट रहा था। और इस वक्त मुझे अपनी माँ की वो आखिरी बात याद आई। वो रात जब वो बहुत कमजोर हो गई थी, जब मैं उनका हाथ थाम कर बैठा था, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा याद रखना, सब कुछ बदल सकता है मगर सच कभी नहीं बदलता। अगर किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करना, चाहे वक्त कितना ही बदल जाए। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस रात के बाद से मैं अपनी माँ की दुआओं से अलग हो गया था। और आज मैं सिंघानिया साहब की पत्नी को इस हाल में देखकर खुद को बहुत ही कमजोर सा महसूस कर रहा था। मैंने तुरंत ही दरवाजा खोला। गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे। सिग्नल मिल चुका था, मगर मैं जैसे इस पल में कैद हो गया था। मेरे ज़मीर ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैंने एक पल भी नहीं गवाया और तुरंत ही गाड़ी का दरवाजा खोला, तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह वही औरत थी, मगर वक्त ने उनके चेहरे पर जो कहानी लिखी थी वो बहुत दर्दनाक थी। मेरा दिल धक से रह गया था। यह सिंघानिया की पत्नी थी। वो कैसे यहाँ पर आ गई थी? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जो कभी कीमती गाड़ियों में घूमती थी, जो किसी जमाने में बहुत ही नरम और महंगे कपड़ों से सजी धजी रहती थी, आज वही औरत भिखारिन की तरह जमीन पर बैठी थी और वो लोगों की तरफ दयनीय नजरों से देख रही थी, लेकिन कोई भी उन्हें पहचानने को तैयार नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल में हजारों सवाल उठने लगे। यह क्या हो गया? वो कहाँ गायब हो गई थी? क्या सिंघानिया साहब ने उन्हें छोड़ दिया था, या कोई और मुसीबत उन पर टूट पड़ी थी? मेरे दिमाग में सालों पुरानी बातें ताज़ा हो गईं। वो पल जब उन्होंने वो बैग मेरे पास रखवाया था, उनकी वो घबराई हुई आवाज़, उनकी आंखों में छुपी हुई बेचारगी। मैं भागकर उनके पास गया। सिग्नल खुल चुका था, गाड़ियां हरकत में आ चुकी थी, लेकिन मैंने एक पल भी नहीं गंवाया और मैं सब उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गुमशुदा चीज को पा लिया हो। उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा और जैसे कि पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर उसकी आंखों में चमक उभर आई, जैसे कि वक्त के पर्दे अब अलग हो गए। तुम, यह कहकर उनके होंठ पर कपकपी आई। मैंने बेताबी से कहा, मेम साहब, मैं वही हूँ, वही जो आपसे सालों पहले मिला था, जो रेहड़ी पर पकौड़े बेचता था। क्या आपको याद है? आपने एक दिन मेरे पास एक बैग रखवाया था। यह सुनते उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा गया। वो मुस्कुराई, एक उदास मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई।
تم نے وہ بیگ ابھی تک سنبھال کر رکھا ہے؟ میں نے ان کی اس بات پر سر ہلایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں میم صاحب، وہ آج بھی میرے پاس ہے، میں نے اسے کبھی نہیں کھولا۔ میں نے انتظار کیا کہ ایک دن آپ آئیں گی اور اس بیگ کو واپس لیں گی، وہ دھیرے سے بولی، جیسے کہ ان کے ہر ایک شبد کے ساتھ کوئی پرانی یاد یا کوئی زخم چھلک رہا ہو۔ میری دنیا بدل گئی بیٹا، سنگھانیہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ میرے پاس اب سب کچھ تھا مگر وہ سب کچھ لٹ گیا اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں یہاں ہوں لیکن میں کہیں کی نہیں رہی۔ ان کے شبد میرے دل کو چبھ رہے تھے۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ بیگ جو میں نے تمہارے پاس رکھوایا تھا وہ میری آخری امید تھی، مگر میں اسے لینے واپس نہیں آ سکی۔ سنگھانیہ کو پتا چل گیا تھا کہ وہ بیگ میرے پاس تھا اور اس نے مجھے سب کچھ چھین لیا۔ اب میں دوسروں کے اوپر نربھر ہو گئی اور سڑکوں پر آ گئی۔ کوئی مجھے پہچانتا بھی نہیں، میں تو دنگ رہ گیا۔ یہ بھاگیہ کا کیسا کھیل تھا! اب میرے لیے ایک پل بھی گنوانا ممکن نہیں تھا۔ میم صاحب میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو آپ کی امانت لوٹا دوں گا، انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب کیسی امانت بیٹا؟ سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے۔ مگر میں نے ان سے بہت ضد کی۔ نہیں، جو چیز آپ کی تھی وہ آپ کو واپس ملے گی، چاہے جو بھی ہو۔ میں انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے آفس لے آیا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، جیسے سالوں کی تکلیف ان کی روح میں گہرائی تک جم چکی ہو۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی اور بیگ نکالا جو سالوں سے میری زندگی کا حصہ بنا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے مٹی سے سنے ہوئے اس کالے چمڑے کے بیگ کو ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لیجیے میم صاحب، آپ کی امانت۔ انہوں نے بیگ کو دیکھا جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کو دوبارہ پا لیا ہو۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ اسے ایک بار کھول کر تو دیکھو بیٹا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کی جپ کھولی اور جیسے ہی میں نے بیگ کا منہ کھولا، ایک عجیب سی ٹھنڈی لہر میرے پورے شریر میں دوڑ گئی تھی۔ یہ وہ پل تھا جسے میں سالوں سے بچتا آیا تھا، وہ راز جو میں نے کبھی بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، آج وہ خود بخود جھانکا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تھم گئی تھی۔ بیگ کے اندر کچھ پرانے کاغذات تھے جن کی حالت خراب تھی، کچھ خستہ حال دستاویز تھے اور ایک چھوٹا سا لوہے کا باکس پڑا تھا۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ دردناک تھی وہ تھی ایک پرانا خون سے سنا ہوا کپڑا جس پر وقت کی دھول جم چکی تھی۔ میری تو سانسیں رک گئیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ڈرتی آواز میں پوچھا۔ سنگھانیہ کی پتنی خاموش بیٹھی رہی، جیسے کہ ان کی آتما کہیں دور جا چکی ہو۔ پھر انہوں نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ میرے بیٹے کا خون ہے بیٹا۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ آپ کا بیٹا؟ میں نے حیرانی سے پھر دہرایا۔ مگر سنگھانیہ صاحب کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو دنیا سے چھپائی گئی۔ سنگھانیہ نے میری کونک سے جنم لینے والے میرے دل کے ٹکڑے کو مار دیا۔ یہ سن کر میرے پورے شریر میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیا میں بہت ہی مشکل سے بول پایا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ سے پرانا کاغذ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے جلدی سے اسے پڑھنا شروع کیا۔ ایک پرانا میڈیکل رپورٹ تھا جس میں ایک بچے کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا تھا، مگر اس میں سے بچے کا نام غائب تھا۔ پھر اس نے دوسرا کاغذ نکالا جسے دیکھ کر پتا چل رہا تھا کہ وہ ایک پولیس کی رپورٹ تھی جو کبھی بھی درج نہیں کی جا سکی۔ یہ میرے بیٹے کی موت کی رپورٹ تھی، مگر سنگھانیہ نے اپنے طاقت کے بلبوتے پر اس رپورٹ کو دبا دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے پوچھا۔ میم صاحب مجھے سب کچھ بتائیے، میں سب جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یہ سن کر وہ جیسے کئی سالوں پیچھے چلی گئی۔ میں ایک امیر پریوار سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے پتا کے دیہانت کے بعد میں اپنے پتی کے ساتھ ایک بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میرا پتی ایک ایماندار اور شریف انسان تھا جو مجھے سچا پیار کرتا تھا، مگر شاید میری قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے پتی کا ایک سڑک حادثے میں دیہانت ہو گیا تھا اور پھر میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ جسے میں اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی تھی۔ میرے پتی اپنی ساری دولت اور جائیداد اپنے بیٹے کے نام پر کر کے گئے تھے اور اب میں ان کے اتنے بڑے کاروبار اور دولت کی رکھوالی بن گئی تھی جب تک میرا بیٹا بڑا نہ ہو جاتا۔ اور پھر یہی وہ پل تھا جب سنگھانیہ میری زندگی میں آیا۔ سنگھانیہ نے میرے دکھ کے سمے میں مجھے سہارا دیا، میری تنہائی کا فائدہ اٹھایا، میری عزت، میری دولت اور میرے وشواس کو جیتنے کی پوری کوشش کی۔ مگر اصل میں تو اس کا مقصد میری محبت نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد میری دولت تھا۔ سنگھانیہ نے مجھ سے شادی کر لی، مگر سچائی میں تو وہ میرے دل کا نہیں، میرے بینک اکاؤنٹ کا مالک بننا چاہتا تھا۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک لگا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میرا دکھ بانٹتا تھا اور میرا ہم سفر بننے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ لیکن سنگھانیہ کے صبر کا پیمانہ اس دن بھر گیا
जब उसे यह पता चला कि मेरी सारी दौलत मेरे बेटे के नाम पर है, वो एक पल में ही बिल्कुल बदल गया। उसकी आंखों में जो नमी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। अब उसकी आंखों में प्यार नहीं था, लालच था, गुस्सा था और एक साजिश थी। पहले दिन से ही सिंघानिया मेरे बेटे को पसंद नहीं करता था, मगर मैंने उसे नजरअंदाज किया। सोचा कि शायद वो वक्त के साथ बदल जाएगा। जब उसने मेरे वकील से मेरी दौलत के बारे में सब कुछ जान लिया तो उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया। यह क्या, तुम्हारी सारी दौलत तुम्हारे बेटे के नाम पर है? उसने सख्त लहजे में पूछा। मैंने धीरे से कहा, हाँ, यह मेरे पहले पति की आखिरी निशानी है और मैं उसका हक उसे देने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। उस वक्त सिंघानिया के चेहरे पर जो गुस्सा आ रहा था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन मैं समझ गई थी कि अब मेरा बेटा खतरे में है और फिर मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया। एक रात मैं अपने बेटे के साथ बैठी थी, वो मेरी बाहों में सो रहा था। तभी दरवाजा धीरे से खुला और सिंघानिया अंदर आया। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं था। यह बच्चा अगर जिंदा रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर मेरा कलेजा दहल गया। सिंघानिया, क्या करने जा रहे हो? मैंने चीख कर कहा, मगर उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरी दुनिया उजड़ गई। अगली सुबह सिंघानिया मेरे पास आया। उसका चेहरा ठंडा पड़ चुका था, जिस पर कोई भी हाव भाव नहीं थे। तुम्हारा बेटा मर गया है, बस उसने बड़े ही आम से शब्दों में यह बात कही, जैसे कि यह बहुत आम मामूली बात हो। यह सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मैं चीख पड़ी और अपना सर दीवारों से टकराने लगी, मगर वो खड़ा रहा जैसे कि मैं एक तमाशा हूँ, जैसे कि यह सब कुछ तो पहले से तय था। जब मैंने सब कुछ खो दिया तो मुझे कुछ भी ना समझ में आया, लेकिन अभी भी एक चीज बची थी। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, मगर मैं सिंघानिया को सजा देना चाहती थी। मैंने अपनी बची हुई ताकत को जुटाया और वो सारे दस्तावेज, वकील के कागजात और सबूत जो मेरी जायदाद मेरे बेटे के नाम पर है यह साबित करने वाले थे, मैंने एक बैग में रखे। और यह वही काला चमड़े का बैग था। मुझे मालूम था कि सिंघानिया मुझ पर भी हाथ डालेगा, वो मुझे भी खत्म कर देगा, ताकि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा न हो सके। इसीलिए मैंने वो बैग छुपा दिया और जान बचाकर भाग गई। और तब मैंने एक अजनबी पर भरोसा किया। मैंने तुम्हें देखा, एक सादा सा ईमानदार इंसान जो अपनी जिंदगी की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने वो काला बैग तुम्हें दिया और कहा कि मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। और फिर मैं वहां से गायब हो गई, क्योंकि सिंघानिया से मुझे अपनी जान का खतरा था। जब मैं अपनी अमानत लेने आई थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब मैं यहाँ पर हूँ, इस फुटपाथ पर बैठकर रोटी के कुछ टुकड़े बीनने के लिए मजबूर हूँ। और वो सिंघानिया अभी भी अपनी दौलत के नशे में, चूर ताकत के नशे में मदहोश एक कामयाब इंसान बना बैठा है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि तुमने वो अमानत संभाल कर रखी है। अब वक्त आ गया है कि सिंघानिया से उसके हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह बैग मैंने तब छुपाया जब मैंने वो खून से सने कपड़े देखे थे और इन दस्तावेजों को संभाला था कि किसी दिन अगर मैं जिंदा रहती तो दुनिया को यह सच बता सकूं। मैंने कहा, लेकिन आप फिर यह बैग मेरे पास रखवा कर चली क्यों गई? मैंने सवाल किया। वो बोली, क्योंकि सिंघानिया को मालूम पड़ गया था कि मेरे पास सबूत हैं। वो मुझे मारना चाहता था, मुझे खत्म करना चाहता था। मैंने किसी तरह वो बैग निकाला और उसे तुम्हारे पास रखवा दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम एक ईमानदार इंसान हो और तुम इसकी हिफाजत जरूर करोगे। और फिर मैं खुद को बचाने के लिए भागती रही, यहाँ वहाँ छुपती रही और आखिरकार मैंने सब कुछ खो दिया। अब क्या होगा? मैं सोचते हुए बैठ गया। मैम साहब, अब आप क्या करेंगी? उन्होंने अपना सर उठाया। उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। इंतकाम या इंसाफ? अब मैं करूंगी जो बरसों पहले मुझे कर लेना चाहिए था। मैं सबूत लेकर सिंघानिया को बेनकाब करूंगी। मैं जानता था कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। सिंघानिया मालिक एक बहुत बड़ी शख्सियत था, वो ताकतवर था, वो रसूख रखने वाला आदमी था। अगर उसका यह राज खुला तो वो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। अब मेरे सामने बस एक फैसला था, क्या मैं इस लड़ाई में मेम साहब का साथ दूं? क्या मैं सिंघानिया जैसे आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाऊं, या मैं खामोश रहकर अपनी कामयाब जिंदगी का लुत्फ उठाऊं? मेरे अंदर जंग छिड़ चुकी थी। बैंक का राज खुल चुका था और मेरे सामने खौफनाक हकीकत पड़ी थी। सिंघानिया साहब ने अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया था और इस जुर्म के तमाम सबूत बरसों से मेरे पास सुरक्षित थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बैग जो मैंने अमानत समझकर संभाला था, वो एक ऐसी कयामत का गवाह होगा जो इंसानियत को झंझोड़ कर रख देगी। मेरे दिल में एक कसमकस चल रही थी। क्या मैं सिंघानिया जैसे आदमी के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर सच्चाई का साथ दूं?
یا میں خاموش رہوں اور یہ معاملہ یہیں پر چھوڑ دوں؟ میم صاحب نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں درد تھا مگر ساتھ ایک پرارتھنا بھی تھی، جیسے وہ امید کر رہی ہو کہ میں انہیں اکیلا نہ چھوڑوں۔ وہ بولی، بیٹا اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ سنگھانیہ طاقتور انسان ہے تو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم وہی ایماندار انسان ہو جس نے سالوں تک میری امانت کی حفاظت کی۔ یہ سن کر میرے پورے شریر میں ایک بہت جھرجھری سی دوڑ گئی، اور یہ فیصلہ آسان نہیں تھا مگر میرے نصیب میں شاید یہی لکھا تھا۔ سنگھانیہ ایک بہت بڑا کاروباری تھا، وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کے پیچھے بڑے بڑے راجنیتا، پولیس اور کئی طاقتور لوگ کھڑے تھے۔ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانا مطلب خود کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ میم صاحب، اگر ہم نے یہ راز سب کو بتا دیا تو سنگھانیہ ہمیں ختم کرنے میں ایک پل بھی نہیں لگائے گا۔ انہوں نے سانس لی۔ میں جانتی ہوں، مگر کیا یہ خوفناک سچائی سب کے سامنے لانے سے ہمیں روک سکتا ہے؟ اگر میں یہ سب برداشت کر سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں؟ میرے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے اب اپنی زندگی بہت مشکل میں ڈوبی لگ رہی تھی۔ لوگوں کو میں نے کئی طرح کی دھوکہ دھڑی کرتے دیکھا تھا، مگر آج جو کشمکش میرے دل میں تھی وہ سب سے بڑی تھی۔ کیا میں اپنی کامیابی، اپنی عزت اور اپنی زندگی داؤ پر لگا سکتا تھا؟ میں خاموش تھا اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کہ میرے اندر اٹھ رہے طوفان کو پڑھ رہی ہو۔ بیٹا، تم جو بھی فیصلہ کرو میں تمہارا ساتھ دوں گی، مگر اگر یاد رکھو کئی بار ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ان کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ میرے ذہن میں بار بار وہ پل آ رہا تھا جب سنگھانیہ کی پتنی میرے ہاتھ میں وہ خون سے سنا ہوا کپڑا دیا تھا، جب میں نے وہ دستاویز دیکھے تھے جو سنگھانیہ کے گناہوں کی گواہی دے رہے تھے۔ میں اپنے ان دنوں کو یاد کرنے لگا جب میں ایک پکوڑا بیچنے والا تھا، اور آج جب میں کامیاب ہوٹل چین کا مالک تھا تو یہ کامیابی اب مجھے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے روک رہی تھی۔ تو پھر کیا فائدہ ایسی کامیابی کا؟ میم صاحب کو میں نے بلایا اور ان کے سامنے بیٹھ کر کہا، میم صاحب، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم سنگھانیہ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں خوشی تھی اور خوف بھی تھا جو ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ مگر یہ آسان نہیں ہوگا بیٹا، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر میں سچ کا ساتھ نہ دے سکا تو ساری زندگی میں اپنے ضمیر کا بوجھ اٹھاتا رہوں گا۔ میں نے یہ امانت برسوں سنبھالی ہے اور اب وقت آ گیا ہے اسے میں وہاں پہنچا سکوں جہاں اس کا حق بنتا ہے۔ ہمیں ویسے کسی شخص کی ضرورت ہے جو سنگھانیہ کے خلاف کیس لڑ سکے، مگر ایسا وکیل ملنا آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنے کچھ قابل اور بھروسے مند دوستوں سے بات کی اور پھر ایک ایسے وکیل کا پتہ لگایا جو ظلم کے خلاف کیس لڑنے میں پورے شہر میں مشہور تھا۔ میں نے بیگ کے تمام ثبوت وکیل کو دیے اور جب انہوں نے وہ دستاویز دیکھے تو ان کے چہرے پر بھی حیرت ناچنے لگی۔ یہ کیس جیتنا آسان نہیں ہوگا، وکیل نے کہا۔ سنگھانیہ کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ جانتا ہے کہ اپنی سچائی کو کیسے چھپانا ہے۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ کیس جیتنا آسان نہیں ہے بلکہ انصاف دلوانا ہے۔ ہم نے جیسے ہی کیس درج کروایا اسی رات میرے گھر کے باہر کئی گاڑیاں آ کر رک گئی۔ میرے گارڈ نے آ کر بتایا کہ کچھ لوگ میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سنگھانیہ کو خبر ہو چکی تھی۔ اگلی صبح مجھے انجان نمبر سے فون آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ فون کی دوسری طرف ایک کڑک آواز تھی۔ میں خاموش رہا۔ یہ جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس کا انجام تمہیں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے۔ اگر پیسہ چاہیے تو بتاؤ، کتنی رقم چاہیے، اور یہ کیس واپس لے لو۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا، میری کوئی قیمت نہیں لگتی سنگھانیہ صاحب، جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آئے گا۔ دوسری طرف کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھائی رہی، پھر ایک اور دھمکی دی گئی، اگر تم پیچھے نہیں ہٹے تو پھر انجام بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ فون کٹ چکا تھا مگر میں پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ یہ سنگھانیہ کی پہلی چال تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور اب وہ مجھے روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کسی کی بھی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ سنگھانیہ کی دھمکی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اگر تم نہیں مانے تو انجام بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا مگر میرا دماغ کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا تھا۔ کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا؟ کیا میں ایک ایسی جنگ میں کود چکا تھا جس کا انجام بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا؟ لیکن اگلے ہی پل میرے اندر ایک غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہی تو خوف ہے جس کی وجہ سے کئی بار ایسے ظلم کرنے والے لوگ اور طاقتور بن جاتے ہیں اور بیچارے کمزور لوگ ساری زندگی خاموشی سے گزار دیتے ہیں۔ مگر میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگلی صبح میں وکیل کے آفس پہنچا۔
मेम साहब पहले से वहां मौजूद थी। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर एक उम्मीद की किरण भी झलक रही थी। क्या हुआ, सिंघानिया का फोन आया था? उन्होंने पूछा। मैंने इस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। उसने धमकी दी है कि केस वापस लो वरना अंजाम बुरा होगा। वकील ने गहरी सांस ली। यह तो होना ही था, वो खतरनाक आदमी है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो फिर क्या करें, मैंने बेचैनी से पूछा। एक मुस्कुराती हुई नजर ने मुझे देखा, जैसे कि वो मेरे दिल की बेकरारी को समझ रहा हो। हम यह केस आगे बढ़ाएंगे, लेकिन होशियारी से। सिंघानिया को अंदाजा नहीं होने देना है कि हम कौन कौन से पत्ते खेलने वाले हैं। हमारा पहला कदम होगा कि अपने साथ मीडिया को मिलाना है और सच को दुनिया तक पहुंचाना है। सिंघानिया के खिलाफ केस अदालत में दायर हो चुका था, लेकिन हम जानते थे कि कानूनी जंग में वो अपने सारे बड़े बड़े संबंधों और पैसों का इस्तेमाल करने वाला है, और इसीलिए हमें जनता की ताकत की जरूरत थी। हमने एक बहुत बड़े रिपोर्टर से मुलाकात की, जो कि करप्शन और जुल्म के खिलाफ अपनी बेबाक रिपोर्टिंग के लिए मशहूर था। जब मैंने उसे सिंघानिया की कहानी सुनाई, तो वह मुझे गौर से देखने लगा। कि आपके पास सबूत हैं? उसने संजीदा लहजे में पूछा। मैंने उसे बैग से वो खून से सना कपड़ा, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट निकालकर उसके सामने रख दी। यह सब कुछ है मेरे पास, और ये सिंघानिया की हकीकत है जो सालों तक छुपी रही। उस रिपोर्टर ने वो सारे कागजात देखे और एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी में छापता, लेकिन सोच लो, इसके बाद तुम पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सिंघानिया सिर्फ धमकियां नहीं देता है, वो उन धमकियों पर अमल भी करता है, और तुम्हें तैयार रहना होगा। इस खबर के अखबार में छपने के सिर्फ एक दिन के बाद ही मेरे सबसे बड़े होटल के ब्रांच में अचानक से जबरदस्ती छापा मारा गया। पुलिस ने मुझ पर टैक्स चोरी करने और गैर कानूनी कारोबार करने का इल्जाम लगाकर मेरे होटल को सील कर दिया। कि सिंघानिया की पहली चाल थी। मेम साहब मेरे पास आई। उनके चेहरे पर परेशानी थी। बेटा, मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मैंने गहरी सांस ली। मेम साहब, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। वकील ने हमें फौरन ही अदालत में अपनी बात रखने की राय दी, और हमने सिंघानिया के खिलाफ मजबूत सबूत अदालत में जमा करवा दिया है। हमने सिर्फ अदालत में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी सच को फैलाना शुरू कर दिया। जस्टिस फॉर द लॉस्ट चाइल्ड एक्सपोज सिंघानिया वायरल होने लगा। लोग सिंघानिया के खिलाफ सवाल उठाने लगे। एक रात जब मैं ऑफिस में बैठा था, अचानक मेरा फोन बजा। वो एक अनजान नंबर था। सुन लो पकौड़े वाले, तुम जितना आगे जाओगे तुम्हारी तबाही उतनी ही बड़ी होगी। तुम्हें जो करना है तुमने कर लिया। अब यह मेरी आखिरी वार्निंग है। अब भी वक्त है, केस वापस ले लो, वरना न तुम रहोगे और न तुम्हारा यह सच। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, एक जंग का ऐलान था। अगली सुबह जब मैं होटल के बाहर खड़ा था, तब एक काले रंग की कार मेरे करीब से गुजरी और अचानक लड़ाई शुरू हो गई। गोलियां चलने लगी और फिर मेरे सर के पास से गोली गुजरी। मैं फौरन जमीन पर गिर गया। लोग चीखने लगे। सब तरफ अफरा तफरी सी मच गई और बहुत ही बुरा माहौल एक भयानक मंजर में बदल गया। यह सिंघानिया का वो संदेश था जिसे मैं समझ जाऊं कि अब वो मुझे मारने में भी देर नहीं करेगा। मेरे गार्डों ने मुझे फौरन से गाड़ी में डाला और एक सुरक्षित जगह ले गए। मेम साहब यह सुनकर बहुत घबरा गई। बस अब बहुत हो गया, मैं अदालत में जाकर खुद गवाही दूंगी। मैंने उन्हें रोका। मेम साहब, यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब मैं और ज्यादा खामोश नहीं रह सकती। बेटा, यह केस तुमने नहीं, मैंने दर्ज करवाया था। मेरे जिस बेटे को जगदीश ने मुझसे छीन लिया, अब मैं उसकी मां होने का हक अदा करूंगी। उनकी आंखों में एक ऐसा जुनून था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हमने फैसला कर लिया था कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। सिंघानिया जो खेल खेल रहा था, वो खेल अब हम उसके खिलाफ खेलने वाले थे। इस मुकदमे का फैसला या तो अदालत करेगी या फिर किस्मत इसका फैसला करेगी, लेकिन अब हम हार नहीं मानेंगे। यह मुकदमा अब अपने आखिरी मोड़ पर दाखिल हो चुका था। सिंघानिया ने मुझे मनाने की पूरी कोशिश कर ली थी। मेरे होटल बंद करवा दिए थे, बहुत सारी धमकियां दी थी, यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश भी की थी, मगर मैं और मेम साहब पीछे हटने वाले नहीं थे। हमने वो सब कुछ खो दिया था जिसे खोने का हमें डर था। अब बस सिर्फ एक चीज बची थी, इंसानियत। सिंघानिया के खिलाफ केस की पहली बार कायदे से पेशगी होने वाली थी। यह वो मौका था जब मेम साहब को अदालत में खड़े होकर अपनी गवाही देनी थी। वो सच जो वर्षों से दबाया गया था, उसे सबके सामने लाना था। अदालत के बाहर मीडिया के कैमरा, रिपोर्टर्स और जनता बहुत बड़ी तादाद में जमा थी। यह केस अब एक मामूली केस नहीं रह गया था, यह एक बहुत बड़े जालिम इंसान के खिलाफ इंसान की जंग बन चुका था।
जब मेम साहब को गवाही के लिए बुलाया गया तो मैंने देखा कि उनके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, मगर आंखों में जो गुस्सा था, जो जुनून था, वो किसी पहाड़ से कम नहीं था। वकील साहब ने कहा, मेम साहब, अब आप अदालत को बता सकती हैं क्या आपके बेटे के साथ हुआ। मेम साहब ने एक पल के लिए खामोशी ओढ़ी। उनके हाथ कांप रहे थे मगर आंखों में जुनून था। उन्होंने सिंघानिया की तरफ देखा, वही सिंघानिया जो हमेशा ताकतवर और बेखौफ नजर आता था, आज पहली बार बेचैन लग रहा था। फिर मेम साहब ने बहुत सच बोल दिया जो बरसों से दबाया जा रहा था। मेरा बेटा 5 साल का था जब सिंघानिया से मैंने दूसरी शादी की थी। एक दिन मेरा बच्चा मेरी गोद में सो रहा था जब यह जालिम इंसान उसे मुझसे छीन कर ले गया और उसे मार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी दौलत उसके हाथों से निकलकर किसी और के पास चली जाए। अदालत में एक लम्हे के लिए सन्नाटा सा छा गया। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? जज ने संजीदगी से पूछा। मेम साहब ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। मैंने आगे बढ़कर वो काले चमड़े का बैग पेश कर दिया जिसमें मैंने वो अमानत बरसों से संभाल कर रखी थी। मैंने वो अमानत, यह सबूत है जज साहब, यह वो दस्तावेज है जो मेरे पहले पति ने तैयार करवाए थे। वो कानूनी कागजात जिनमें सब लिखा था कि मेरी दौलत का असली वारिस मेरा बेटा है, ना कि सिंघानिया। यह बहुत सारे कागजात हैं जिन्हें सिंघानिया ने मुझसे छीना और जलाने की कोशिश की थी, मगर मैं उन्हें बचा कर ले आई। अदालत में लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। सिंघानिया के वकील ने फौरन विरोध उठाया, यह झूठ है, इन दस्तावेजों का सिंघानिया के मामले से कोई भी रिश्ता नहीं है। इनमें कहाँ लिखा है कि सिंघानिया ने यह खून किया है? मेम साहब ने सर उठाया। अगर झूठ है तो सिंघानिया ही बताने की कोशिश करें कि मेरा बेटा कहाँ है, वो क्यों अचानक गायब हो गया, क्यों मैं अदालत में खड़ी हूँ जबकि असली वारिस यहाँ नहीं है। जज ने गहरी नजरों से सिंघानिया को देखा और फिर कहा, क्या आपके पास इस बात के खिलाफ कोई और मजबूत सबूत है? मेम साहब एक लम्हे के लिए थकी हुई सी नीचे देखने लगी, मगर फिर वो बुलंद आवाज में बोली, जज साहब, मैं आपको सबूत दे सकती हूँ जब अदालत में सच बोला गया। मेम साहब ने अपने शॉल में हाथ डाला और एक पुराना मोबाइल निकाला जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी मगर वो अभी भी काम कर रहा था। यह वो मोबाइल है जिसमें सिंघानिया की वो बातचीत सुरक्षित है जो उसने मेरे बेटे को कत्ल से पहले अपने आदमियों के साथ की थी। अदालत में एक बार फिर से खुसर पुसर होने लगी। वकील ने मोबाइल लिया और अदालत की इजाजत से ऑडियो चलाई गई। सिंघानिया की तेज आवाज अदालत में गूंजी, यह लड़का जिंदा रहा तो मेरी सारी दौलत खत्म हो जाएगी, वो बड़ा हुआ तो सब कुछ उसके हाथ में चला जाएगा। मैंने उसकी माँ से शादी सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए की थी, न कि उसके मनहूस बच्चे के लिए। उसका वजूद खत्म करना बहुत जरूरी है। यह सुनकर अदालत में सनसनी फैल गई। यह वो सबूत था जो सिंघानिया के चेहरे से ताकत और गुरूर का आखिरी नकाब भी उतार चुका था। सिंघानिया जो इस पूरी कार्रवाई के दौरान खामोश था, अचानक अपनी कुर्सी से उठा और चीखा, यह औरत झूठ बोल रही है, यह मुझे बदनाम करने के लिए खेल खेल रही है। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस को फौरन खारिज कर दिया जाए। जज ने एक पल उसे गौर से देखा और फिर संजीदगी से बोले, अगर तुम्हें यकीन है सारे इल्जाम झूठे हैं तो तुम अदालत को बताओ कि वो लड़का कहाँ है। यह सुनकर सिंघानिया का रंग बदल गया। वो एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर झूठ बोलने की कोशिश की। वो लड़का कहीं चला गया था, वो घर से भाग गया था। मेम साहब ने सख्त लहजे में कहा, तो फिर बताओ, उस रात मेरे कमरे में आकर तुमने क्या किया था? वो खून के धब्बे मेरे बेटे के कपड़ों पर क्यों थे? अगर वो भागा था तो फिर उसे दोबारा कभी क्यों नहीं देखा गया? जज ने एक लम्हे के लिए सर झुकाया, फिर गहरी सांस लेकर फैसला सुनाया, सिंघानिया को तुरंत हिरासत में लिया जाए और इस केस की अच्छे से तहकीकात की जाए। यह अदालत सिंघानिया पर कत्ल के सबूत मिटाने और धमकियां देने के सारे इल्जाम को लगाती है। पुलिस फौरन आगे बढ़ी और तब सिंघानिया की आंखों में पहली बार खौफ नजर आया। यह सब झूठ है, चिल्लाया, मगर अब उसकी कोई नहीं सुन रहा था। आखिरकार इंसाफ मिल गया था। जब अदालत बर्खास्त हुई तो मेम साहब ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी और सुकून के आंसू थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, अगर तुम न होते तो मैं कभी नहीं कर पाती। तुमने मेरी अमानत संभाली और उसे सही जगह पहुंचाया। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेम साहब, यह सिर्फ आपकी जंग नहीं थी, यह हर उस इंसान की जंग थी जो सच के लिए लड़ना चाहता है। सब कुछ खत्म हो चुका था, मगर मैं जानता था कि यह कहानी सिर्फ सिंघानिया के जेल जाने पर खत्म नहीं होती।
یہ کہانی ایک ایماندار انسان کی کہانی تھی جو ایک امانت کو برسوں سے سنبھالے رہا، صرف اس لیے کہ سچ ایک دن دنیا کے سامنے آ سکے۔ یہ کہانی ایک ماں کی تھی جس نے اپنے بیٹے کے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہانی اس سبق کی تھی جو سچ کو دبایا جا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دھنیہ واد۔